अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें और मज़ीद आने वाली कहानियाँ सुनने के लिए बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए। आइए कहानी सुनाऊँ। ये जो कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ ये बिल्कुल सच्ची है और इंडिया से मेरे एक सब्सक्राइबर नीरज कुमार ने मुझे सेंड करी। ये वाक़या ख़ुद उन्हीं की फ़ैमिली के साथ पेश आया। आएँ उन्हीं की ज़बानी सुनते हैं। मेरा नाम नीरज है और ये जो मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ ये बिल्कुल सच्चा वाक़या है जो मेरी भाभी के साथ पेश आया। और हम सब फैमिली वाले इस सारे वाक़ये के आंखों देखे गवाह हैं। हमारा ताल्लुक़ उत्तर प्रदेश मथुरा से है। हमारा घर गली के आखिरी कोने में आता है। उससे थोड़ा पहले एक गली और आती है जहाँ पर कूड़ा करकट पड़ा रहता है। वो गली लोगों के इस्तेमाल में नहीं रहती, एक तो गंदगी की वजह से और दूसरा उस गली के आखिर में शमशान घाट आता है। उस गली के बीच में से एक रास्ता बाज़ार की तरफ निकलता है। मेरे बड़े भाई ध्रुव की नई नई शादी हुई थी। मेरी भाभी मालिनी आदत और इखलाक की बहुत अच्छी। कुछ ही टाइम में सभी के दिल जीत लिए थे उन्होंने। शक्ल सूरत की भी बहुत खूबसूरत थी। एक दिन वो बाज़ार गई हुई थी अकेली। वहाँ उनको देर हो गई तो शाम हो गई थी। अभी अंधेरा ज़्यादा नहीं हुआ था। उन्होंने वापसी के लिए वही शॉर्ट रास्ता इख्तियार किया जो उस सुनसान गली से होता हुआ निकलता है। और बस वो उनकी सबसे बड़ी गलती थी। वो उसी गली से वापस आ रही थी जिस गली में दिन की रोशनी में भी लोग जाते हुए घबराते थे। उस गली के दोनों तरफ घने घने दरख्त हैं जिसकी वजह से वहाँ दिन में भी रोशनी खासी कम होती है और गली में अंधेरा रहता है। तो रात में तो आप सोच सकते हैं कि वो गली कितनी वीरान रहती होगी। उस अंधेरी गली के बारे में मशहूर है कि वहाँ गंदी आत्माएं रहती हैं। काफ़ी देर हो गई थी, भाभी घर नहीं आई। उनका फ़ोन भी घर पर था तो हम सब खासे परेशान थे। भैया भी घर आ चुके थे ऑफिस से और अंधेरा भी काफ़ी हो चुका था। तो अम्मी ने भैया और मुझे कहा कि जाओ देख कर आओ मालिनी कहाँ रह गई है, मुझे बहुत परेशानी हो रही है। हमने अभी अपने घर का दरवाज़ा खोला ही था कि सामने गार्डन में भाभी बेहोश पड़ी हुई थी। भैया भागते हुए गए और फ़ौरन भाभी को उठा के अंदर लेकर आ गए। हम सब काफ़ी परेशान थे कि इन्हें हुआ क्या है आखिर। डॉक्टर को बुलाया। थोड़ी देर में भाभी को होश आ गया। डॉक्टर ने बताया कि थकन की वजह से चक्कर आए थे क्योंकि भाभी का ब्लड प्रेशर काफ़ी लो था। डॉक्टर ने दवा दी और चला गया। अम्मी ने भाभी को प्यार किया और पूछा कि बेटा क्या हुआ था तुमको। तो भाभी ने बताना शुरू किया। मुझे बाज़ार में देर हो गई थी और शाम भी काफ़ी हो चुकी थी तो मैं जल्दी में निकली वहाँ से कि जल्दी घर पहुँच जाऊँ। तो मैंने शॉर्टकट लिया। मैं उसी अंधेरी गली से वापस आ रही थी तेज़ वॉक करती हुई। तो मुझे ऐसा महसूस हुआ कि मेरे पीछे भी कोई चल रहा हो। मैंने पलट कर देखा तो कोई नहीं था, पर उसके चलने की आवाज़ें साफ सुनाई दे रही थी। तो मैंने भागना शुरू कर दिया तो वो कदमों की आवाज़ें भी तेज़ हो गईं और मेरे कानों में किसी की सरगोशी सुनाई दी। बस मैं घर के पास पहुंची, फिर मुझे कुछ याद नहीं। आंख खोली तो आप सब मेरे सामने थे। भाभी काफ़ी डरी हुई लग रही थी। अम्मी और भैया ने उनको बहुत समझाया कि तुम्हारा वहम होगा, रात के 2 बजे का वक्त होगा। भाई के रूम से चीखने की आवाज़ें आईं। मैं उठकर भैया के कमरे के पास पहुंचा तो भैया एक तरफ सहमा हुआ खड़ा था जबकि भाभी कमरे की खिड़की से बाहर देख रही थी और ज़ोर से रो रही थी, बहुत ही खौफनाक आवाज़ में। अम्मी भी आ गईं। हम सब ही ये मंज़र देख रहे थे। भैया ने मुझे इशारे से मना कर दिया कि आगे मत जाना। इतने में भाभी ज़मीन पर गिर गई और बेहोश हो गई। उनको बिस्तर पर लिटा दिया। उनका जिस्म आग की तरह तप रहा था। भैया हमको कमरे से बाहर ले आए और काफ़ी डरे हुए लग रहे थे। फिर उन्होंने बताया कि जब हम सोने के लिए लेटे तो मालिनी बिल्कुल ठीक थी। 12 बजे मेरी आंख खुली बेड हिलने से तो मैंने देखा मालिनी बेड पर बैठी हुई थी घुटनों के बल। मैंने कहा कि सो जाओ, क्यों बैठी हुई हो, तो उसने कोई जवाब नहीं दिया। मैं फिर से सो गया। थोड़ी देर के बाद मेरी आंख फिर से खुली तो मालिनी उसी हालत में नज़र आई और साथ साथ सिसकियों की आवाज़ें भी आ रही थी। मैंने उठकर लैंप ऑन करा और पूछा कि क्या हो गया, क्यों रो रही हो, तो कोई जवाब नहीं आया। मैंने मालिनी को हिलाया तो वो लेट गई और करवट ले ली।
पर कुछ बोली नहीं। मैंने लैंप ऑफ करा और मैं भी लेट गया। 2 बजे मेरी आँख खुली तो कोई ज़ोर ज़ोर से रो रहा था। मैंने बिस्तर पर देखा तो मालिनी बिस्तर पर नहीं थी। मैंने उठकर लाइट ऑन करी। रोने की आवाज़ मुसलसल आ रही थी। मैंने देखा मालिनी खिड़की के पास खड़ी हुई है और रो रही है, और रोने की आवाज़ कहीं से भी जनाना नहीं थी। मैंने जाकर मालिनी का रुख अपनी तरफ किया तो मेरी जान निकल गई। इतना खौफनाक मुंह जला हुआ, खून जैसी लाल अंगारा आंखें। मैं डर के पीछे ही हटा था, इतने में आप लोग आ गए। मेरी समझ नहीं आ रहा कि ये सब क्या हो रहा है। भाभी सो रही थी और बहुत गहरी नींद में थी। भैया उस रात अपने कमरे में नहीं सोया, वो बहुत खौफज़दा था। घर में सभी बहुत ज़्यादा डरे हुए और परेशान थे कि अचानक हुआ क्या है। दोपहर का टाइम होगा, भैया ऑफिस गया हुआ था। मैं, अम्मी और भाभी घर पे मौजूद थे। भाभी की तबीयत बिल्कुल सही लग रही थी, बातें भी कर रही थी और घर के कामकाज भी। मैं और अम्मी बाहर बरामदे में बैठे हुए थे। भाभी किचन में कोई काम कर रही थी कि किचन से कुछ गिरने की आवाज़ आई बहुत ज़ोर से। अम्मी ने आवाज़ देकर पूछा कि मालिनी क्या हुआ है, तो कोई जवाब नहीं आया। अम्मी ने मुझे बोला कि जाओ ज़रा देख कर आओ। मैं किचन में जैसे ही पहुंचा, मुझे एक ज़ोरदार झटका लगा। चिकन का थाल ज़मीन पर पड़ा हुआ था और भाभी ज़मीन पर पड़ा हुआ चिकन कच्चा खा रही थी। मैंने अम्मी को आवाज़ देकर बुलाया, वो भी किचन में पहुंची। मैंने भाभी को खड़ा करने के लिए अभी पकड़ा ही था तो भाभी मुझ पर ऐसे घुर्राईं जैसे कोई जानवर घुर्राता है, और उनकी शक्ल इतनी खौफनाक, लाल खून से भरी हुई आंखें। मैं फ़ौरन पीछे हट गया डर के। अम्मी ने भी ये सब कुछ देखा अपनी आंखों से। अभी हम दोनों पीछे हुए ही थे कि भाभी ज़मीन पर गिर गई और बेहोश हो गई। मैंने भैया को फ़ोन करके फ़ौरन घर बुलाया और उनको सब कुछ बता दिया। जो खौफनाक चेहरा मैंने और अम्मी ने देखा था, वही चेहरा रात को भैया ने भी देखा था। अम्मी ने भैया को फ़ौरन कहा कि जाओ और जाकर पंडित जीवन मासी जी को बुला कर लाओ और उन्हें सब कुछ बता दो। थोड़ी ही देर में पंडित जी आ गए। उनको सारी सूरत हाल से आगाह कर दिया गया था। भाभी अपने कमरे में सो रही थी। जीवन मासी जी उनके कमरे में गए और कोई जाप पढ़ना शुरू कर दिया। थोड़ी देर जाप करा, फिर भैया को बुलाया कि इसके हाथ पांव बांध दो रस्सी से। भैया ने वैसा ही किया जैसा पंडित जी ने कहा था। पंडित जी ने एक और जाप करना अभी शुरू ही किया था कि भाभी उठकर बैठ गई। उनकी शक्ल इतनी खौफनाक, मेरा डर के मारे बुरा हाल था। मेरे दिल की धड़कनों की आवाज़ मुझे बाहर तक सुनाई दे रही थी। भाभी के हलक से इतनी खौफनाक आवाज़ें निकल रही थी। पंडित जी जाप करते जा रहे थे मुसलसल। फिर आहिस्ता आहिस्ता भाभी की हालत संभलना शुरू हो गई और वो बेहोश हो गई। बेहोश होने से पहले उन्होंने एक उल्टी करी जिसका रंग बिल्कुल काला था। पंडित जी ने जाप पढ़ना बंद कर दिया था और हमको कमरे से बाहर ले आए। उन्होंने बताया कि इस लड़की पर एक बुरी आत्मा ने अपना कब्जा जमा लिया था। उसको तो मैंने भस्म कर दिया है, पर यह बच्ची जब होश में आएगी तो सब कुछ भूल चुकी होगी। शायद आप सबको भी भूल चुकी हो, पर सब कुछ इसके बरक्स हुआ। भाभी को होश आ गया तो भैया, अम्मी और मुझे सबको पहचान गई, पर बहुत ज़्यादा डरने लगी थी। पूरी रात जागती रहती, बोलना तक छोड़ दिया था उन्होंने। हमने उनका बहुत इलाज करवाया, बहुत डॉक्टर्स को दिखाया, पर कोई फ़ायदा नहीं हुआ। कुछ ही महीनों बाद वो अपना जहनी तवाज़ुन पूरी तरह खो बैठी और वो पूरी तरह पागल हो गई। अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। मज़ीद आने वाली कहानियों के लिए बेल आइकन प्रेस करें।